हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार टेक। तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को स्टडी करेंगे। वैसे मैंने रीवैल्यूएशन ऑफ एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का प्रॉपर टॉपिक करवाया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, उस लेक्चर को चेक कर सकते हो। रीवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी जर्नल्स बताऊंगी जो वेरी इंपॉर्टेंट इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो इनको करना थोड़ा ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पे इनको कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन। तो जैसे कि रीवैल्यूएशन होता क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो जो पुराने पार्टनर होते हैं उन्होंने जो अपनी एसेट इन्वेस्टमेंट या जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ होती है उनको जो इन्वेस्ट किया होता है पैसा, उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। तो उस इंक्रीज डिक्रीज से क्या होता है, प्रॉफिट, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉसेस। तो नए पार्टनर के आने से पहले वो उस प्रॉफिट या लॉस को क्या है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इस वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो रीवैल्यूएशन वैसे एक नॉमिनल की तरह ही होता है। जैसे कि अगर आपका एसेट इंक्रीज हुई है, जैसे यहाँ पे हमारी एसेट इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का मतलब हमारी क्रेडिट साइड पे आएगा। और एसेट डिक्रीज हुए तो फर्म का लॉस हुआ, तो इसी तरह ही वो हमारी डेबिट साइड पे आए। तो हमें पता है इन नॉमिनल अकाउंट ऑल द लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स या प्रॉफिट आर क्रेडिट। ठीक है, तो ये भी वैसे ही बनना है। तो रीवैल्यूएशन में टू साइड पे हमारा डिक्रीज इन एसेट, तो बाय साइड पे इंक्रीज इन एसेट्स। टू साइड पे इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो बाय साइड पे डिक्रीज इन लायबिलिटी। वाइस वर्सा, जैसे एसेट आपकी इंक्रीज है बाय साइड पे तो डिक्रीज इन लायबिलिटी आएगा, और डिक्रीज इन एसेट टू साइड पे है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी टू साइड पे आएगा। इसके अलावा कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली अनरिकॉर्डेड मतलब पहले नहीं थी, अब क्रिएट हुई है लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि आपको लॉस हुआ, इस वजह से आपका ये डेबिट साइड पे आया, क्योंकि हमें लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है देने के लिए। और इसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि हमें पता नहीं था और हमारी कोई एसेट ऐसी है जो अनरिकॉर्डेड, अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट इंक्रीज हो रही है, इस वजह से बाय साइड पे आया। इसके अलावा टू साइड पे आपने पार्टनर्स को अगर कोई रेम्यूनरेशन पे करी है वो टू साइड पे आएगी। इसके अलावा कोई अगर फर्म ने एक्सपेंस पे करे हैं रीवैल्यूएशन के, तो वो टू साइड पे टू कैश करके आ जाएंगे। और बैलेंसिंग फिगर आपकी प्रॉफिट या लॉसेज आएगी, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको जर्नल एंट्रीज बताई हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ये शॉर्ट में भी आपको 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में तो चलो पूछेंगे ही, छोटे में भी पूछ सकते हैं, तो आनी जरूरी है। तो फर्स्ट है, अ डेटर whose due 14,000 were written off as a bad debts last year and paid 10,000 in full settlement। कि हमारे एक डेटर है जिन जो लास्ट ईयर बैड डेट्स हो गए थे, अब वो हम अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑफ जो लास्ट ईयर थे वो अब हमें सेटल कर रहे हैं पेमेंट। तो पहली एंट्री तो हमें पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा रीवैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक तरह की कैश भी बोल सकते हैं इंक्रीज हो रही है, डेटर ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी दो एंट्रीज बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, एंड सेकंड बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ये आपका बाय बैड डेट्स रिकवर्ड करके रीवैल्यूएशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यूड का मतलब आपको देख के समझ आना चाहिए कि हमारी एसेट को इंक्रीज करना है, हमने अपनी एसेट को इंक्रीज करना है। तो बुक वैल्यू आपकी 18,000 है, लेकिन जब आपने रिकॉर्ड किया तो ये 10% रिड्यूस, मतलब कम वैल्यू से ले ली। तो 10% मतलब अगर मान लो कि 100 की थी, ओरिजिनल 100 की थी, तो आपने 10 रुपये कम से लिए, मतलब 90 की रुपी है। तो 100 की कितने की, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, 18,000 इंटू 100/90। सीधी सी बात है, अंडर वैल्यूड है तो आपने माइनस करके लेना है। तो 100/90 20,000 आया। आपकी बुक वैल्यू है 18,000 की, लेकिन एसेट की ओरिजिनल वैल्यू कितने की होगी, या रिवाइज्ड वैल्यू कितने की है, 20,000 की। तो कितने से इंक्रीज हुई, 2,000 से। ये भी इंक्रीज इन एसेट है, मैंने एरो भी बनाया, इंक्रीज इन एसेट है तो बाय साइड पे जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और कितने से हमेशा याद रखना है कि रीवैल्यूएशन में हम इंक्रीज डिक्रीज को डालते हैं। कोई भी पूरी अमाउंट जैसे 20,000 18,000 बुक वैल्यू नहीं डलेगी, इंक्रीज डिक्रीज डलता है। तो इंक्रीज हुई 2,000 से, तो वो आपने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बनी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000। ठीक है, थर्ड एंट्री है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। नाम से ही क्लियर है, मतलब डिक्रीज करना आपने।
तो 10% ओवर वैल्यूड है, बुक वैल्यू 22,000 है। जब ओवर लिखा है तो अपने 100/110 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ओवर ले लिया है। तो ओरिजिनल वैल्यू थी 20,000 की, ली आपने बुक में 22,000 है, ओवर कितने से हुआ 2,000, जिसको हमें डिक्रीज करना है। तो एरो के हिसाब से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट टू साइड पे आते हैं, ठीक है। तो ये 2000 से आपकी वैल्यूज आ गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। अंडर वैल्यूड में आपने इंक्रीज करना है और ओवर वैल्यूड में आपने एसेट को डिक्रीज करना है, ठीक। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे मैंने बाय पे अंडरलाइन किया, इसका मतलब क्या है कि बाय का यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब है कि इतने से वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब एज इट इज ये इंक्रीज वैल्यू दी हुई है, आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर मैंने 22,000 माइनस 20,000 या 20,000 माइनस 18,000 किया, यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाय का मतलब होता है कि एज इट इज इतनी ही अमाउंट इंक्रीज हुई है, हमें पहले से ही डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये इंक्रीज है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज बाय साइड पे आती है, इस वजह से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ, 1/3 of the machinery is taken by Y for a 30,000 and the balance is revalued at a 57,600, book value of the machinery 72,000। एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 72,000 की है, जिसका 1/3 पार्ट वाई टेक ओवर कर रहा है। तो मैंने 72,000 का 1/3 पार्ट किया, वो आया 24,000, और जो बैलेंस बचा वो आया 48,000। क्या लिखा हुआ है, 1/3 तो वाई टेक ओवर करेगा एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट दिस अमाउंट। तो मैंने पहले 1/3 कर लिया कि वाई ने कितना टेक ओवर किया। वाई की बुक वैल्यू है 24,000 की और रिमेनिंग वैल्यू है 48,000 की। तो जो वाई टेक ओवर कर रहा है 24,000 की, उसको कितनी वैल्यू पे टेक ओवर किया, 30,000 की वैल्यू पे टेक ओवर किया। मतलब कितना इंक्रीज इन एसेट हुआ, 6,000 का। थी 24,000 की, लेकिन जब वो टेक ओवर कर रहा तो वो कितना प्राइस पे कर रहा है, 30,000। मतलब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी 6,000 से। इसी तरह जो 72,000 में से बाकी 48 बचा था, उसकी रिवाइज वैल्यू है 57,600। तो वो भी कितने से इंक्रीज हुई हमारी एसेट, 9,600 से। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 15,600, दोनों को ऐड किया। तो मशीनरी क्योंकि एसेट इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी इंक्रीज का साइन आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और 15,600 से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा दो एंट्रीज दूसरी इसलिए बनाई क्योंकि वाई ने टेक ओवर करा है, तो वाई के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगी। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि उसने टेक ओवर करा है, ठीक है। नेक्स्ट है 6, अ क्रेडिटर ऑफ ₹600 विल नॉट बी क्लेम्ड, हैज टू बी रिटर्न बैक। मतलब ये हमारे जो क्रेडिटर ये खत्म हो गए हैं, अब वो हमसे क्लेम नहीं करेंगे। तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो बाय साइड पे आते हैं, देख लो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशंस, ठीक है। इसी तरह ये क्लेम कर भी सकते हैं, अगर लिखा होता क्लेम, पहले रिटर्न बैक थे लेकिन अब क्लेम कर ले तो उल्टा बन जाएगा, क्योंकि हमारी वो इंक्रीज इन लायबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है। तो लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। अगर नॉट टू बी क्लेम मतलब अब क्लेम नहीं करेंगे, रिटर्न बैक हो गए हैं, तो इसमें का मतलब है हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई है। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशंस, ठीक है। और मैंने एरो भी डाला नीचे की तरफ। द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर्स टू बी बॉट अप टू का मतलब इस वैल्यू पे पहुंचेगी, एंड द बुक फर्नीचर इज 50,000। तो 50,000 की बुक वैल्यू है, लेकिन वो कितनी परसेंट हो गई, 120। मतलब रिवाइज्ड वैल्यू कितने की हुई है, 60,000। यहाँ पे डिफरेंस यही था, बाय में हमें एज इट इज गिवन था, यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अप टू एट फॉर, अगर ये चीजें लिखी हैं, यहाँ पे एट लिखा होता, फॉर लिखा होता, तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो 50,000 का 120 किया 60, रिवाइज्ड वैल्यू आपकी 60,000 है, लेकिन बुक वैल्यू 50,000 से है, तो एसेट आपकी 10,000 से इंक्रीज हो गई। फिर वही फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट आपकी बाय साइड पे जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 8, एक्सपेंसेस ऑन अ रीवैल्यूएशन अमाउंट ₹5,000 पेड। अगर सिंपल लिखा होता पेड तो मैं रीवैल्यूएशन टू कैश कर देती। यहाँ लिखा बाय एक्स, किसने पे की है, एक्स ने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है। अगर कुछ ना लिखा होता कि रिवैल्यूएशन अमाउंट पे हुई है, तो हम ये मानते हैं कि ऑटोमेटिकली फर्म ने पे किया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश करते, लेकिन यहाँ पे पेड बाय एक्स लिखा टू एक्स कैपिटल, ठीक है। तो ये एक्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू। ये देखो टू,
यहाँ पे भी 2 अप टू 4 लिखा था, यहाँ पे भी 2 का मतलब है आपने डिफरेंस निकालना है। बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर है 20,000, तो डिफरेंस कितने से इंक्रीज हुई आपकी 20,000 से, तो फर्नीचर अकाउंट आप टू रीवैल्यूएशन। तो ये ध्यान रखना, बाय, एट, फॉर, बाय, टू, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। बाय है तो आपने एज इट इज इंक्रीज लेने हैं या डिक्रीज लेने हैं, लेकिन अगर एट, फॉर, टू है तो आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, डेटर हैं 20,000 के, बैलेंस शीट में दिए होंगे आपको, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पुराना आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ 500, तो ये रिमेनिंग डेटर आपके 19,500 के हैं। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको एक एडजस्टमेंट लिख दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू मतलब 5% तक होना चाहिए। तो पहले मैं देखूँ कि 5% होगा कितना, तो 20,000 के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लेना है आपने, माइनस करके लेना, क्योंकि हमें डेटर के ऊपर निकालना है। तो 20,000 के ऊपर 5% किया 1,000, मतलब आपका प्रोविजन होना चाहिए 1,000 रुपीज़ का। आपके पास ऑलरेडी कितने का है 500 का, तो और कितना चाहिए, या इसको न्यू बोल सकते कितना चाहिए 500 का। तो ये भी आपकी इंक्रीज लायबिलिटी हो गई। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इस वजह से ये 2 साइड पे आ जाएगा आपका, ठीक है। या हम डिक्रीज इन एसेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। तो प्रोविजन क्योंकि लायबिलिटीज है, इस वजह से मैंने इंक्रीज इन लायबिलिटी वर्ड यूज किया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विद 500, ये ध्यान रखना, ये वाला 500 नहीं है जो नया चाहिए वो। मान लो यहाँ पे कुछ और परसेंटेज होती, 10,000 होता तो 2,000, 10% होता तो 2,000 आता, तो हम 1,500 का नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। ये करनी जरूरी है, क्योंकि एडमिशन के चैप्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पूछ सकते हैं कि सिंपल आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछेंगे, ऐसी कोई टेक ओवर कर रहा है, कोई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज या ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ऐसे वर्ड लेके आ सकते हैं। तो आपको इनको ध्यान से करना चाहिए। तो सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।